बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेन से बकरी के मुसलसल बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। जब मेरे कानों में बकरी के बोलने की आवाज़ पड़ी तो मेरी आँख खुल गई। मैंने ज़रा आँख मलते हुए गौर करना शुरू किया कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तब मुझे समझ आई कि ये आवाज़ें तो बकरी के बोलने की आ रही हैं। मैं जल्दी से उठी और जाकर बकरी को देखने लगी कि इसे आधी रात को ऐसा क्या हो गया है जो ये इस कदर ऊंची आवाज़ में बोलती ही जा रही है। जैसे ही मैं सेन में गई बकरी मुझे देखते ही खामोश हो गई। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे नींद से जगाना चाहती थी और वो चाहती थी कि मैं बस इसके पास आकर खड़ी हो जाऊं। मैं जाकर इसे प्यार किया और मैं इससे लाड करने लगी। मैंने बकरी से पूछा, तो तुम क्यों रो रही थी? मैं तो गहरी नींद सोई हुई थी। तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनकर ही मेरी आँख खुल गई है। आखिर तुम्हें क्या हुआ है? जानवर तो आखिर जानवर होता है, इसे कौन सी बोलने की इजाज़त मिली हुई है तो थी जो वो मुझे मेरे सवालों का जवाब देती। मैं इसका मुंह चूमने लगी और इसको प्यार से सहलाने लगी। मुझे देखते ही वो खामोश हो गई थी। मैंने गौर किया कि आखिर इसको क्या मसला है, इतना क्यों बोल रही थी। तो गौर करने पर मुझे मालूम हुआ कि इसका चारा और पानी दोनों ही ख़त्म थे। आज शायद अम्मा इसे चारा डालना भूल गई थी और अम्मा को इसका पानी रखना भी याद नहीं होगा। मैंने जल्दी से इसके डिब्बे में चारा डाला और इस साथ ही एक बर्तन पानी का भी भरकर रखा। इसने सैर होकर पानी पिया। ऐसा लगता था ना जाने वो कब से प्यासी थी। मैं तो इसका पानी पीने का अंदाज देखकर ही बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो इस कदर तेज़ी से पानी पी रही थी और पीते ही जा रही थी। मैं काफ़ी देर बकरी के पास ही बैठी रही। इसने अब पेट भरकर चारा भी खा लिया था और ढेर सारा पानी भी पी लिया था। अब वो भी बिल्कुल खामोश थी। मैं इसे प्यार करते हुए दोबारा अपने कमरे में जाने लगी। मुझे बकरी के पास बैठे अजीब से खौफ का एहसास हो रहा था। ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई मौजूद है। मैं इन बातों पर गौर ना करती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मैं चल रही थी। मुझे अपने पीछे पीछे किसी के चलने के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने इस बात पर भी गौर ना किया और जल्दी से जाकर अपने कमरे में लेट गई। वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन मैंने इस घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था, क्योंकि मैं ऐसे डरने वालों में से नहीं थी। मैं इतनी जल्दी नहीं डरती थी। मैं बहुत बहादुर थी। मैं जाके कमरे में लेटी तो अम्मा ने भी पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ गई थी। मैंने अम्मा को बताया कि बकरी को आप चारा डालना और पानी डालना भूल गई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी। इसकी आवाज़ से मेरी आँख खुली तो मैं इसको चारा और पानी डालने गई थी। फिर कुछ देर इसके पास बैठ के इसको सिलाने लगी थी ताकि वो खामोश हो जाए। शायद वो डर रही थी। अम्मा ने मेरी बात सुनी तो फिर से खराटे मार कर सोने लगी। मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं काफ़ी देर सोचती रही कि आखिरकार बाहर कदमों की आहट किसकी थी। बहुत गौर करने पर भी मुझे यही समझ आ रहा था कि जैसे कोई और भी घर में था, लेकिन कौन था जो कि दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब सोचते सोचते ना जाने मेरी कब आँख लग गई, मुझे पता ही ना चला। रात को देर से सोने की वजह से सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली थी। अम्मा सुबह चीख चीख कर मुझे उठा रही थी कि उठ जाओ, घर का काम काज कर लो, और मैं थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक से ही हड़बड़ा कर मेरी आँख खुली और मैंने उठते ही अम्मा से पूछा कि मेरी बकरी कैसी है, आपने इसे चारा वगैरह भी डाला या नहीं, या रात की तरह अभी भी वो भूखी ही है। अम्मा हैरान होकर मेरा मुँह देखने लगी। मुझे कहने लगी कि अभी रात को तो मैंने इसे बर्तन भर कर पानी और चारा दोनों ही डाले थे। मैं अम्मा से कहने लगी कि नहीं, आधी रात को वो बहुत बोल रही थी। जब मैं इसे देखने के लिए गई कि ये इतना क्यों बोल रही है तो मैंने देखा कि इसका चारे वाला बर्तन और पानी वाला बर्तन दोनों ही खाली थे। तभी तो मैं काफ़ी देर तक इसके पास बैठी रही थी। अम्मा हैरान होकर अपने सर पर हाथ रख कर कुछ सोचने लगी थी और मुझसे कहने लगी कि नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने इसके दोनों बर्तनों में दोनों चीज़ें डाल कर रखी थी। रातों रात कैसे ख़त्म हो गई। मैंने अम्मा से कहा, हो सकता है कि आपका वहम हो, आपको भूल गया हो और आपके दिमाग में यही हो कि अब आपने चारा वगैरह डाल दिया है। अलबत्ता इसके बर्तन दोनों ही खाली थे। इसी बहस में बाहर का दरवाज़ा खटका और मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर चले गई। दरवाज़ा खोला तो सामने अब्बा खड़े थे। अब्बा बहुत थके हुए मालूम होते थे। अब्बा बहुत ही परेशान नज़र आ रहे थे। मैं अब्बा का चेहरा देखकर खुद भी डर गई थी। मैंने अब्बा से फ़ौरन से पहले पूछा कि आपको क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
अब्बा ने बताया कि नहीं, मेरी तबीयत ही तो ठीक नहीं। तभी मुझे बकरी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं अब्बा को चारपाई पर बिठाते हुए दौड़ती हुई बकरी को देखने चली गई। बकरी आज अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें निकाल रही थी। समझ से बाहर था कि बकरी को क्या हो गया है। आज से पहले तो कभी उसने इस किस्म की आवाज़ें नहीं निकाली थी। बकरी की इतनी दर्दनाक आवाज़ सुनकर तो अम्मा भी दौड़ती ही बकरी की तरफ आ गई थी। हम लोग बहुत परेशान थे कि बकरी अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें क्यों निकालती हैं। जैसे ही मैंने इसके बर्तनों की तरफ देखा तो इसके बर्तन भी खाली थे। मैंने वहाँ से अम्मा से कहा, आप तो कह रही थी कि मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले बकरी को चारा पानी डाला था, इसके बर्तन तो फिर खाली है। अम्मा देखकर हैरान और परेशान होकर कहने लगी कि बाखुदा मैंने खुद सुबह उठते ही सबसे पहले इसके बर्तन भरे हैं। ना जाने कि इतने पानी और चारा कैसे खा लेती हैं। मैं खुद भी ये सोचकर हैरान थी। रात का अम्मा का वहम हो सकता था, लेकिन दिन में तो अम्मा को कोई वहम नहीं हो सकता था। अम्मा की डेली की रूटीन थी इसको चारा और पानी डालना, तो फिर अम्मा को बार बार वहम कैसे हो सकता था। फिर एक ही गलती अम्मा से बार बार कैसे हो सकती थी। मैं खुद सोच में पड़ गई थी कि तभी अब्बा ने अम्मा को आवाज़ दी और अम्मा अब्बा की आवाज़ सुनकर कमरे की तरफ जाने लगी। मैं भी अभी कमरे की तरफ मुड़ी ही थी तो मुझे बकरी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कानों में जैसे ही ये आवाज़ पड़ी तो मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो बकरी मुझसे मुखातिब थी, जो मुझे कह रही थी कि हाजरा, आधी रात को तुम फिर मेरे पास आना, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बकरी को बातें करता देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई थी। आज से पहले मुझे इतना खौफ कभी नहीं आया था जितना आज आ रहा था। बकरी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहने लगी कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मैं बोल सकती हूँ। बस यही तुम्हें बताना था, और ये चारा और पानी मैं ही ख़त्म करती हूँ। मैं इसकी बातें सुनकर खूब ज़्यादा हो गई थी और परेशानी के साथ मेरा मुंह खुले का खुला ही रह गया। मेरा नाम हाजरा है और मैं फैसलाबाद के एक नवाही गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा जो कि मोची हैं और मेरी अम्मा चौधरी के घर चौधरी की बीवी को दबाने का काम करती हैं। इस तरह अब्बा और अम्मा मिला कर घर चलाते हैं। हमारा घर भी एक किराए का है जो कि चौधरी ने ही अब्बा को रहने के लिए दे रखा है। मेरी माँ ने 2 बच्चों को पैदा किया था और मैं एक और मेरी मुझसे बड़ा मेरा भाई, हम सिर्फ 2 ही बहन भाई थे। लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि हमें अम्मा और अब्बा चाहकर भी तालीम नहीं दिलवा सकते थे, इसलिए भाई भी अनपढ़ था और मैं भी अनपढ़ थी। लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। अपने शौक़ के हाथों मजबूर होकर मैं गांव में अपनी बनाई गई कुछ सहेलियों से किताबें ले आती और सारा दिन इन्हें किताबों को पढ़ती रहती। पढ़ी नहीं सही, कुछ लिखना और पढ़ना सीख गई थी। भाई एक भट्टे पर काम करता था। जिस भट्टे पर भाई काम करता था वो भट्टा ईंटों का था। भाई सारा दिन भट्टे पर ही गुजार देता। भाई से जितना काम भट्टे वाले लेते थे इतना मुआवजा नहीं देते थे, इसलिए भाई आए दिन घर में अब्बास के साथ लड़ाई करता रहता कि आपने मुझे ना पढ़ा लिखा कर मेरी ज़िंदगी ही तबाह करती है। एक दिन आएगा कि मैं आप सबको छोड़कर यहाँ से दूर चला जाऊँगा और दोबारा कभी भी आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अम्मा और अब्बा अक्सर भाई की बातें सुनते तो रो पड़ते थे और कहते कि इसमें हम लोगों का क्या कसूर है, जितना मालिक ने हमें दिया उतना हमने तुम लोगों पर खर्च कर दिया। अब ये तो मालिक की मर्जी है कि वो कितना अपने बंदे को अता करता है। किसी को बहुत ज़्यादा अता कर देता है तो किसी पर बहुत कम, लेकिन जो रब तआला के फैसले होते हैं उनके आगे हम लड़ नहीं सकते। अम्मा अब्बा अक्सर रो पड़ते और भाई को समझाते कि तुम ऐसी जनीकती बातें करके हमारा दिल दुखाते हो, लेकिन भाई को अम्मा अब्बा के आंसू भी नज़र ना आते थे। भाई हमेशा अपने दिन की भड़ास निकाल कर या तो सो जाता या फिर बाहर अपने दोस्तों में निकल जाता और अम्मा अब्बा कुड़ते सुड़ते रहते। मैं अम्मा अब्बा को सर समझाती कि आपने बेटा तो पैदा कर दिया है, लेकिन बेटे को ज़रा बराबर भी आप लोगों का एहसास नहीं है। इससे अच्छा तो आप एक और बेटी पैदा कर लेते जो कम अज़ कम आप लोगों की मेरी तरह फ़िक्र करने वाली तो होती।
मैं अब्बा को हौसला देती कि आप परेशान ना हो, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, और जिनके यहाँ बेटा नहीं होता वो भी पुरसुकून और ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत अच्छी गुजार लेते हैं। तो क्या हुआ अगर आप दो लोगों को छोड़ कर चला जाएगा? मैं तो आपके पास ही हूँ ना, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, तो आप लोग क्यों दिन छोटा करते हैं? मेरी ये बातें सुनते हुए माँ हमेशा मुझसे कहती कि तुम तो पराया धन हो, आज नहीं तो कल अपने घर ही चली जाओगी। सारी उम्मीदें और सारे तवक्कात तो हमारी उम्र से ही है, हमारी उम्र से, लेकिन उम्र समझे तब ना। खैर ये तो बस हर दूसरे दिन हमारे घर में चलती ही रहती थी, क्योंकि भाई जब जब भट्टे पर गिर जाता तब तक आकर अम्मा और अब्बा के साथ ऐसे ही लड़ाई करता। ये मामला तो ऐसे ही चलते रहते थे। मैं अपने शौक की वजह से अपनी सहेलियों का पीछा नहीं छोड़ सकती थी और इन्हें देखकर कुछ कुछ पढ़ना लिखना जान गई थी। मैं खेल के बहाने अक्सर अपनी सहेलियों के घर जाया करती, तो वहाँ से किताबें लेकर गांव में बने एक पुराने खंडर के पास जाकर पढ़ती रहती। अम्मा अक्सर मुझे वहाँ पर जाने से रोका करती थी, क्योंकि इस खंडर के बारे में अजीबोगरीब सी कहानियाँ पूरे गाँव में फैली हुई थी। हर कोई मुझे खंडर की तरफ जाने से रोकता, लेकिन मुझे खंडर पर ही पढ़कर सबसे ज़्यादा सुकून मिलता था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया का सारा सुकून इसी खंडर में छुपा हुआ है। मैं सारा सारा दिन खंडर पर ही गुजार देती और पढ़ती रहती। मैंने ऐसे ही पढ़ पढ़ कर मैट्रिक का इम्तिहान पास कर दिया था। मैं अपनी सहेलियों के नोट्स से तैयारी करती और जाकर स्कूल में पेपर दे आती। अम्मा अब्बा मेरी इस आदत से बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में किसी ने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी, और मैं इसी तरह बगैर पैसों के पढ़ पढ़ कर मैट्रिक पास कर चुकी थी। जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया तो भाई घर ही था। मैंने अम्मा और अब्बा को आकर बताया कि मैं बहुत अच्छे नंबरों भी पास हो गई। तो भाई हैरान होकर मेरा मुंह देखने लगा, मुझसे कहने लगा कि तूने पेपर कब दिए? तभी अम्मा ने भाई को समझाते हुए एक बात बोली कि जो लोग कोशिश करते हैं वो कामयाब भी हो जाते हैं। आजरा को पढ़ने का शौक था। आजरा ने कभी भी हमसे 1 रुपये की भी डिमांड नहीं की और अपने बलबूते पर सहेलियों से नोट्स दे देकर कामयाबी हासिल की है। और तुम हमेशा अपने बाप को कोसती ही रहती हो कि तुम्हारे बाप ने तुम पर पैसा नहीं लगाया और तुम्हें नहीं पढ़ाया। जिन्हें पढ़ना होता है वो किसी ना किसी तरह कामयाबी को हासिल कर ही देते हैं। भाई को अम्मा की ये बातें बहुत बुरी लगती और वो चीख चीख कर अम्मा से कहने लगता कि अपनी नाकामियों का सिरा मेरे सर पर मत डालें। आप लोग इस काबिल नहीं थे कि आप लोग मुझे पढ़ा सकते, तो अब अपने गैर जिम्मेदार होने का गुनाह मेरे नाम मत डालें। अम्मा आंसुओं से भरी आंखें लेकर चुप कर जाती। अब्बा भी ये सब देखते रहते और खामोशी इख्तियार कर जाते। अब्बा तो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। अब अब्बा से जूतों का काम भी नहीं होता था। अब्बा अगर भाई से कहते कि तुम मेरे साथ मोची की दुकान पर बैठा करो ताकि तुम्हें कुछ जूता सिलाई करना आ जाए, तो भाई टूट कर अब्बा को भी पड़ जाता और कहता कि मैं आपको इन्हीं कामों के लिए नज़र करता हूँ। लोग अपने बच्चों को बड़ा बड़ा अफसर बनाने का ख्वाब देखते हैं, और एक मेरे माँ बाप हैं जो मुझे मोची और भट्टे पर भेजने का ख्वाब देखते हैं। एक दिन मैं आप सबको छोड़कर चला जाऊंगा और दोबारा कभी अपना मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा। ये तो भाई का डेली का डायलॉग बन चुका था, जो भाई अम्मा और अब्बा को बोल बोल कर इनका खून जलाते रहते थे। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद भी खंडर में जाना नहीं छोड़ा था। अब मैं खंडर पर जाकर कुछ ना कुछ दिखती रहती, कोई ना कोई प्रैक्टिस करती ही रहती थी। अक्सर तो कुछ सोचने के लिए मैं खंडर पर जा बैठती, क्योंकि मेरा घर में दम घुटता था। घर के माहौल ने मुझे बिल्कुल ही चुप करवात कर रख दिया था। भाई की हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और अम्मा अब्बा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। इसलिए मैं खुद से बातें करने के लिए और खुद के साथ वक्त गुजारने के लिए खंडर चली जाती और कई घंटे बैठी सोचती रहती और खुद से बातें करती रहती कि आखिर घर के हालात कब तक ऐसे ही रहेंगे, कब तक अम्मा और अब्बा को ऐसे ही अपना खून जलाना पड़ेगा, और भाई कब समझेंगे कि वो जैसे भी हैं हमारे माँ बाप हैं। जिस कदर वो काम कर सकते हैं और जिस कदर उनकी बुरी हड्डियाँ उनका साथ दे सकती थी हमारी परवरिश की, अब हमारा भी फर्ज बनता था कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा सोचें। लेकिन भाई के पास तो अम्मा अब्बा के लिए सोचने का तक का टाइम नहीं था। वो तो अम्मा अब्बा के लिए अच्छा तो बहुत दूर की बात, कुछ बुरा भी सोचने के लिए वक्त नहीं निकालता था। बस यही घरेलू परेशानियां मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती थी।
एक रोज़ मैं खंडर की तरफ जा रही थी कि मेरी एक बहुत ही करीबी सहेली मुझसे कहने लगी, हाजरा तुम खंडर बहुत जाती हो, मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम खंडर जाना छोड़ दो, वो जगह ठीक नहीं है, सुना है वहाँ जिन्नात का बसेरा है और कुछ उल्टी सीधी हरकतें सुनने को मिलती ही रहती हैं। पता नहीं तुम अपना इतना वक्त कैसे इस खंडर में गुजारती हो, क्या तुम्हें आज तक किसी चीज़ से खुद खौफ महसूस नहीं हुआ? मैं इसका मुंह हैरानगी से देखती जाती थी और कहती है कि मुझे इतने साल हो गए हैं खंडर पर जाते में, आज तक मेरे साथ कभी कोई वाक़या पेश नहीं आया और ऐसी मैं इन बातों से नहीं डरती और ना ही घबराती हूँ। मुझे जो करना होता है मैं वो कर गुजरती हूँ। मैं अपनी सहेली से कहते हुए खंडर की तरफ जाने लगी। तभी मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि आज मैं भी तुम्हारे साथ खंडर जाना चाहती हूँ, देखो तो सही कि वहाँ क्या ऐसा है जो पूरे गाँव में इस खंडर के बारे में अजीबो गरीब सी बातें मशहूर हैं और सब लोग इस तरफ जाते ही घबराते नहीं घबराते हैं बल्कि तो खूब ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने अपनी सहेली को साथ लिया और खंडर की तरफ चले गए। हम दोनों जाकर खंडर पर एक जगह बैठ के इसे अपना काम शुरू करना था और वो अपने नोट्स निकाल कर काम करने लगी और मैं हमेशा की तरह बैठी इधर उधर का जायज़ा लेने लगी कि तब अचानक इरम के पास पड़े कुछ पेपर्स अपने आप उड़ने लगे थे और इर्द गिर्द का माहौल देखते हुए हवा का जरा सा झोंका भी नहीं चल रहा था। पेपर का उड़ना तो एक अजीब सा ही मंजर पेश कर रहा था। हवा कुछ ऐसा था कि इरम अपने पास पेपर रखकर अपना काम कर रही थी कि अचानक से पेपर के हिलने की आवाज़ है। इरम ये समझी कि मैं इसे उठाने के लिए ये सब कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इरम मुझे उठाने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन हम दोनों ही अपनी जगह गलत थे। हम दोनों में से ही कोई ये हरकत नहीं कर रहा था। ये कोई तीसरी ही ताकत थी जो पेपर को मुसलसल हिला रही थी। जैसे ही पेपर हिलता मैं और इरम चौंक पेपर की तरफ देखते थक हार कर इरम मुझसे कहने लगी कि ये देखो हाजरा, अगर तुम ऐसे ही मुझे डराने का काम करती रहोगी तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, मुझे इरम से आराम से काम करने दो। मैंने कल ये असाइनमेंट जमा करवानी है। मैंने हैरान होकर इरम की तरफ देखा और कहा कि मेरा दिमाग नहीं खराब कि मैं तुम्हें पढ़ते वक्त डिस्टर्ब करूँ। मैं तुम्हें क्यों तंग करूँगी और क्यों डराने की कोशिश करूँगी? मुझे नहीं पता कि तुम किस कदर मेहनत से सारा काम कर रही हो और मैं डरा कर तुम्हारा ज़हन किसी और की तरफ क्यों लगाऊं? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पढ़ाई के मामले में मुझे खुद भी किसी किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा घटिया मजाक क्यों करूँगी? हम दोनों एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे कि तभी सारे के सारे पेपर हवा में उड़ने लगे। इरम की तो चीखें ही निकल गई। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई थी, लेकिन दिल में मुझे भी थोड़ा सा खौफ आने लगा था, क्योंकि थी तो मैं भी इंसान, ऊपर से लड़की, डर तो फिर लग ही जाता है। मैं और इरम जल्दी से खंडर से नीचे उतरे और घर की तरफ दौड़ लगाती। मैंने इरम से कहा कि तुमने भी मुझे डरा दिया है, पता नहीं किस नीयत से आज मेरे साथ गई थी। इतने सालों में आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी वाक़या पेश नहीं आया और तुम्हारे जाने की वजह से मेरे साथ इस किस्म का वाक़या पेश आया है। इरम कहने लगी, गाँव वालों की सब बातें बिल्कुल ठीक है, कोई ना कोई तो मसला है जो गाँव वाले भी इस तरफ आने से डरते हैं। इरम मुझे मुसलसल गाँव वालों की बातें बता रही थी। आज तो मैं भी खूब ज़्यादा हो गई थी। मेरे दिल पर भी अजीबो गरीब किस्म का खौफ तारी हो गया था। कुछ दिन के लिए मैंने अपने दिल में ये ऐद कर दिया था कि मैं अब खंडर की तरफ नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इस जगह से मायूस हो चुकी थी और वहाँ जाए बगैर मेरा गुजारा भी नहीं। मैं कुछ दिन तो घर में ही चुपचाप बैठी रहती, लेकिन फिर एक दिन दोबारा मेरा दिल चाहा, मैं परेशान थी, मेरा दिल चाहा कि मैं खंडर पर जाकर बैठूं। अब तक तो मैं इरम वाली बात बोल चुकी थी, मेरे दिलो दिमाग में बिल्कुल भी वो बात नहीं थी, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे खंडर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गई। अम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने अम्मा को बताया कि मैं इरम की तरफ जा रही हूँ और हो सकता है कि वहाँ से मैं खंडर भी जाऊँ, मेरा वहाँ जाने को बहुत दिल कर रहा है। अम्मा ने मुझे डांटते हुए कहा कि तुझे कितनी दफ़ा समझाया कि वहाँ मत जाया कर, तुझे असर नहीं होता, वहाँ के बारे में अच्छी बातें नहीं सुनने को मिलती। मैंने अम्मा को बाजार से शक्ल बनाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं जाऊँगी। ये कहते हुए मैं घर से बाहर निकल गई। अम्मा मुझे आवाज़ें देती रही, लेकिन मुझ पर अम्मा की किसी एक बात का भी असर ना हुआ। मैं खामोशी से चलती जा रही थी, ना जाने ना चाहते हुए भी मेरे कदम खंडर की तरफ क्यों जाने लगे थे। मैं तो इरम के घर जाना चाहती थी, लेकिन ऐसे मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था कि बिना कुछ समझे और सोची मैं खंडर की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में मैं खंडर पर पहुंच गई और जिस जगह पर बैठी थी उसी जगह पर जाकर बैठ के कुछ देर गुजरने के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं तो खंडर आना ही नहीं चाहती थी। फिर मैं कैसे इस तरफ आ गई, मेरे कदम कैसे इस तरफ उठते ही चले आए।
ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई ज़बरदस्ती खंडर की तरफ लेकर आया। मैं अभी इसी कश्मकश में थी कि मुझे घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने छन छन की आवाज़ सुनी तो घबरा कर अपने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। इतने में मुझे और खौफनाक सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं बहुत घबरा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मकनातीसी ताकत ने मुझे अपने काबू में कर लिया। मैं अपनी जगह से उठना चाह रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। चारों तरफ एकदम से काली सी घटा छा गई थी। हर तरफ ऐसा लग रहा था कि दिन में भी अंधेरा हो गया हो। खंडर बहुत ही वीरान लग रहा था। आज पहली दफ़ा मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई इस खंडर पर बहुत सी ताकतें हैं जो कि अपने होने का सबूत दे रही थी। बहुत तेज़ आंधी चलने लगी। अचानक से तेज़ बारिश ने पूरे खंडर को अपने घेरे में ले लिया। मैं बारिश में भीगी जा रही थी। तेज़ आंधी की वजह से मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी कि मैं वो छन छन की आवाज़ ज़्यादा तेज़ होने लगी। मैं इधर उधर घबरा कर देखने लगी लेकिन मुझे कहीं पर भी कुछ नज़र ना आया। खौफ के मारे मेरे कदम आगे को बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जाते हुए जा रहे थे। मैं चीखना चाह रही थी लेकिन खौफ के मारे मेरी हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इतने में देखते ही देखते ये छन छन की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। मैं हिम्मत करके उठी और गाँव की तरफ दौड़ लगाने लगी कि अचानक से बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग की बकरी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। बकरी के गले में जो घंटी थी वो और पाँव में घुंघरू थे, इन जिनकी आवाज़ पूरे खंडर में फैल रही थी। बकरी इस कदर खूबसूरत थी कि इसको देखते हुए मुझे अपना डर और खौफ सब कुछ भूल गया था। मैंने जैसे ही बकरी को देखा और इसको सहलाने के लिए हाथ आगे किया तो एकदम से बारिश और तूफान सब कुछ थम गया था। मैं सब कुछ भूल कर बकरी को प्यार करने लगी। बकरी बेहद खूबसूरत थी। मोटी मोटी आंखें, खूबसूरत सा चेहरा एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। मैं बकरी को प्यार करने लगी। जैसे ही मैं बकरी को प्यार कर रही थी बकरी में मैं की आवाज़ें निकाल रही थी। मैं इस पर बहुत ज़्यादा प्यार आया। मैंने इसकी रस्सी पकड़ी और इससे पूछा कि क्या मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलूं, लेकिन वो तो बेजुबान थी, कुछ भी ना बोली। मैंने इसकी रस्सी पकड़ी और इसे अपने साथ अपने घर की तरफ लेकर आने लगी। मैं जैसे जैसे इसे अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी वैसे वैसे मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखती तो कदमों की आहट की आवाज़ बिल्कुल ही रुक जाती, लेकिन जैसे ही मैं फिर बकरी को लेकर आगे बढ़ चलना शुरू होती तो तेज तेज कदम चलने की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगती। बकरी के मिलने की खुशी में मैंने अपने सारे गम, सारा घर को साइड पर रख दिया था। फिर सिर्फ याद था तो इतना याद था कि मुझे अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बकरी से नवाजा था। मैं इसे लेकर घर की तरफ तेज कदम उठाते चलती जा रही थी। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अम्मा के ने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे हाथ में बकरी देखकर अम्मा बेहद हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी, ये कहाँ से लेकर आई हो? मैंने कहा, ये मैं बाहर से लेकर आई हूँ। अम्मा कहने लगी कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने अम्मा को सब वाक़या बताया कि ये मुझे खंडर पर मिली है। मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे इसका मालिक कहीं नज़र ना आया, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई हूँ। अम्मा मुझे कहने लगी, कोई और ही मसला ना बन जाए, ऐसा ना हो कि कोई हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दे। तुमने अच्छी तरह से देखना था कि वहाँ इसका मालिक था या नहीं। मैंने अम्मा को तसल्ली दी कि मैंने पूरे खंडर को चेक किया, वहाँ इसका कोई भी मालिक नहीं था। ना जाने ये बकरी कहाँ से आ गई थी। अम्मा भी बकरी को देख कर कहने लगी कि बकरी है तो बहुत ही खूबसूरत, और देखो मुझे लगता है कि ये दूध भी देती होगी। जैसे ही अम्मा ने इसकी तरफ देखा तो इसके खूबसूरत और बड़े बड़े थन ये बात साबित कर रहे थे कि बकरी 2 टाइम दूध भी देती है। अम्मा ने जल्दी से इसके थन धोते हुए दूध निकालना शुरू कर दिया। अम्मा बकरी को देखकर बहुत ही खुशी हुई थी और अब्बा से जाकर कहने लगी, आप मेरी बात सुनिए हाजरा के अब्बा, हाजरा को एक बकरी मिली है। हाजरा कह रही है कि इसका मालिक कोई नहीं था, वो ना जाने कहाँ से आ गई थी। मुझे तो लगता है कि वो साथ वाले गांव से इस तरफ निकल आई होगी। भटकती हुई वो बकरी हमारे गांव में आ गई, इसी वजह से इसके साथ कोई इसका मालिक नहीं था। अब्बा ने जब इस बकरी को देखा तो अब्बा कहने लगे, ये तो बहुत ही कीमती बकरी है। इस नस्ल की बकरियां तो बहुत कम लोगों के पास होती हैं। ये इतनी ज़्यादा कीमती है कि कोई भी इसे देखे तो वो इतनी बेश कीमत बकरी को चुरा कर ही ले जाए। मैंने अब्बा से कहा कि लेकिन मैंने नहीं चुराई, मुझे तो अल्लाह ताला ने अपनी जनाब से अता की है। मैं घर आ रही थी तो मुझे ये बकरी रास्ते में मिली। मैंने इर्द गिर्द हर जगह इसके मालिक को तलाश किया लेकिन मुझे इसका मालिक कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आए। अब्बा मुझसे कहने लगे कि बहुत अच्छा किया, अगर ये वहीं पर रहती तो किसी जंगली जानवर के हाथ लग जाती और वो इसे चीर फाड़ कर रख देता। मैंने अब्बा से कहा कि अब ये मेरी बकरी है, मेरे साथ ही इस घर में रहेगी, इसके चारे का और इसके पानी का इंतज़ाम कर दें। अब्बा ने कहा कि मैं अभी तुम्हें इसके लिए कुछ चारा ला कर देता हूँ और पानी का पतीला अंदर से भरकर इसके आगे रख दो।
मैं जल्दी से गई, पानी का पतीला भरकर बकरी के आगे रख दिया। बकरी ने पेट भरकर पानी पिया। बकरी भी मेरे साथ आकर बहुत खुश थी। वो ज़रा भी घबराई हुई महसूस नहीं हो रही थी। वक्त अपने आप को पर लगाए हुए तेजी से उड़ता ही चला जा रहा था। देखते ही देखते बकरी मेरे साथ बहुत ही मानूस हो गई थी। अब वो बिल्कुल भी नहीं घबराती थी, बल्कि जब मैं कभी जाकर अपने कमरे में लेट जाती तो वो बोल बोल कर पूरा घर सर पर उठा लेती और मजबूरन मुझे उठकर इसके पास आकर बैठना पड़ता। जैसे ही मैं इसके पास बैठती तो वो बिल्कुल खामोश हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे बकरी मुझे अपने इर्द गिर्द ही रखना चाहती थी, कहीं दूर नहीं भेजना चाहती थी। मैं इसकी आंखों से ओझल ही होती थी कि वो पूरे घर में मैं करके शोर मचा देती थी। मुझे भी बकरी के साथ बेहद मोहब्बत हो गई थी। मेरा भी इसे एक पल भी देखे बगैर गुजारा नहीं होता था। सारा दिन मेरा इसके साथ ही गुजर जाता। अब तो मैं खंडर पर जाना भी भूल चुकी थी। मैं हर वक्त अपनी बकरी के साथ खेलती रहती और इसी के साथ अपना वक्त गुजारती। मैंने अपनी बकरी का नाम कजली रखा था, क्योंकि इसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत और मोटी मोटी थी और आंखों में कुदरती तौर पर काजल लगा दिखाई देता था। इसीलिए मैंने इसका नाम कजली रख दिया था। इसकी काजल के साथ सजी हुई खूबसूरत आंखें मुझे बहुत पसंद थी। मेरी सहेलियाँ मुझसे बहुत उदास थीं। वो बार बार मेरे घर चक्कर लगाती और मुझसे कहती कि जब से तुम्हें ये बकरी मिली है तुम तो हम सा लोगों को भूल ही गई हो, कभी नहीं खेलने आती ना ही मिलने आती हो। मैं इनसे कहती कि बस अब मेरी दोस्त मेरी ये बकरी ही है। कजली के साथ वक्त गुजार के ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कजली मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं कजली के साथ ही सारा टाइम गुजार देती हूँ। मेरी दोस्तें मेरी ये बातें सुनकर बेहद जेलिस हो रही थी। अब मुझसे कहने लगी कि तुम्हें तो कजली मिल गई है तो तुमने हमें भी छोड़ दिया है। अगर कभी कहीं कजली तुम्हें छोड़कर चली गई तो फिर भी हमारे सब साथ मत आना। कजली के साथ तुम भी कहीं चली जाना। मुझे अपनी सहेलियों की ये बातें बहुत बुरी लगती थी। यही वजह थी कि मैं इनके पास जाना और बैठना मुनासिब नहीं समझती थी। वैसे भी कजली की मोहब्बत ने मुझे इस काबिल छोड़ा ही नहीं था कि मैं किसी और के पास जाकर बैठती और अपना वक्त इनके साथ गुजारती। मैं सारा दिन कजली की खिदमत करने में लगी रहती। कभी इसको चारा डालती, कभी पानी डाल देती, कभी इसकी रस्सी खोल के पूरे घर में इसको घुमाती, एक एक घर का कोना इसे दिखाती। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरी बातों को समझती है और सुनती है और मुझे इस बात का रिस्पॉन्स करती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब मेरा एक वहम था, इसके सिवा और कुछ भी नहीं था। कई दफ़ा मुझे महसूस होता कि जैसे कजली मुझसे कोई बात करना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। मैं अक्सर इसके पास बैठी इसको कहती, कजली तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। काश तुम्हें बोलना आता होता और तुम मेरे साथ ढेर बातें करती। सारी रात तुम मेरे साथ ही बातें करती। मैं तुम्हारे पास से कभी भी उठकर अपने कमरे तक ना जाती। सारी रात तुम्हारे साथ ही गप्पे हाँकते ही गुजार देती। कजली मेरी तरफ ही ऐसे देखती जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो। मुझे कजली की एक आदत तो बहुत पसंद थी। जब आधी रात होती और सब सो जाते और मैं और कजली काफ़ी देर तक जागते रहते थे और मैं काफ़ी देर तक इसके साथ अपने घर की बातें करती रहती थी, अपने दिल का बोझ हल्का करती रहती। एक दिन भाई और कजली की मैं सुनकर गुस्से में आ गया और मैं मुझसे कहने लगा उठा कर इसको बाहर फेंक दो। मैंने अपने भाई से कहा कि ये मेरी बकरी और खबरदार इसको किसी ने हाथ लगाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और इसकी बहुत हिफाजत करती हूँ। अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं इसकी आंखें नोच लूँगी। मेरी इतनी बातें सुनकर भाई ने मुझे बहुत पीटा और मुझसे कहने लगे कि एक बकरी के पीछे तुम मुझसे इतनी ज़ुबान चढ़ाती हो। जा आज तुम नहीं या मैं नहीं, अम्मा और अब्बा ने तुम्हें बहुत सर चढ़ा के रखा हुआ है। अम्मा अब्बा ने बहुत मुश्किल से भाई से मुझे छुड़वाया था। भाई ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। ज़ख्म इतने गहरे थे कि बनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन मैं कजली के पास बैठी तो अपने ज़ख्मों की बात करके रो पड़ी थी। मेरी बातें सुनकर कजली की आंखों से भी आंसू निकल आए थे। बेसाख्ता वो भी रोना शुरू कर देती थी। मुझे इसके साथ इस कदर मोहब्बत हो गई थी, ऐसा लगता था कि वो मेरी बहन ही है, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी जिसके साथ मैं अपने दिल का हाल और चार बातें शेयर कर लेती। इसलिए मैंने दिल में सोचा कि कजली ही मेरी बहन है, इसलिए मैं कजली के साथ ही सारी बातें करती थी। वक्त के साथ साथ मैं और कजली एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे। मेरी बकरी मेरी हर बात को समझती थी। एक
एक रोज़ मैं सोई हुई थी कि मुझे अपनी बकरी के बोलने की बहुत आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत गहरी नींद सोई हुई थी। जैसे ही कानों में मेरी इसकी आवाज़ें पड़ी तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठी, कजनी की तरफ जाने लगी। जाकर देखा तो वो बेतहाशा बोल रही थी। बकरी ने मैं करके पूरा घर सर पर उठा रखा था। ऐसा लगता था जैसे बकरी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हो। गौर करने पर मुझे मालूम हुआ कि बकरी शदीद भूख की वजह से इतना बोल रही है। मैंने जल्दी से इसके खाने के बर्तन में चारा डाला और पानी के बर्तन में पानी डालते हुए इसे सहलाने लगी। मेरे सहलाते वो खामोश होती चली गई। मैंने सोचा कि अम्मा चारा डालना भूल गई होंगी, लेकिन जब सुबह तो अम्मा ने कहा कि मैंने तो बर्तन भर कर चारा डाल दिया था। ऐसा ही 2 दफ़ा हुआ होता नजर आया कि अम्मा चारा डालती थी लेकिन बकरी के बर्तन में से चारा गायब होता था और वो मैं करके पूरी सारी रात और दिन बोलती रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि एक दिन मैंने गौर किया कि आखिर इसका चारा जाता कहाँ है। मैं काफ़ी देर इसके पास बैठी रही, वो चारा खाती रही, लेकिन इसके पास बैठे हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई है। ऐसा लगता है जैसे कोई साया मेरे इर्द गिर्द मंडला रहा है। मैं अपने ही घर में डरने वाली तो नहीं थी, लेकिन कुछ हरकतें ऐसी महसूस कर रही थी कि ना चाहते हुए भी मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपना डर भगाने के लिए अपनी बकरी से मुसलसल बातें की जा रही थी कि अचानक से मुझे अपनी बकरी के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आती ही महसूस हुई। मैं हैरान होकर इसकी तरफ देखने लगी। देखते ही देखते बकरी के चेहरे पर मुस्कुराहट ज़्यादा फैलने लगी। तभी मैं डर के कमरे की तरफ भागने लगी कि बकरी ने मुझे आवाज़ दी और मैंने जब बकरी को अपने साथ मुखातिब होते हुए सुना तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जी बकरी तो बातें भी करती थी। बकरी ने मुझसे कहा, जरा मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैं हैरान होकर इसकी तरफ देखने लगी और इसको इस कदर गौर से देख रही थी कि ये जानवर होकर बातें कैसे कर रही है। तो इसने मुझे बताया कि मैं बोलने वाली बकरी हूँ। इसमें इतना हैरान होने की क्या ज़रूरत है। मुझे अल्लाह ने बोलने की ताकत दे रखी है क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें बताना बेहतर लगा क्योंकि अब वक्त आ गया था कि मैं तुमसे ये हकीकत नहीं छुपा सकती थी। बकरी ने मुझसे कहा कि मैं बातें करती हूँ, इस बात का इल्म सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहना चाहिए। ये बात किसी को भी पता ना चले कि मैं बोल सकती हूँ। मैंने बकरी से वादा किया। मुझे इस कदर अच्छा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई बकरी की शक्ल में मुझे एक बहन मिल गई हो। अब तो बकरी मुझसे बातें करती रहती थी। हम सारी सारी रात बैठे बातें ही करती रहती। मैं बहुत खुश होती इसकी बातें सुनकर। वो मुझे अच्छे अच्छे मशवरे देती। भाई की हरकतों की वजह से पूरा घर बहुत परेशान था। भाई ने अम्मा अब्बा से कह दिया था कि मैं आप लोगों को घर छोड़कर जा रहा हूँ और कभी लौट कर वापस नहीं आऊँगा। भाई ने गाँव की किसी लड़की से शादी कर ली थी और इसे लेकर शहर चला गया था। अब्बा और अम्मा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। भाई की इस हरकत ने अम्मा और अब्बा को बहुत ज़्यादा तोड़ कर रख दिया था। अम्मा ने तो इस सदमे को कुछ ज़्यादा ही दिल पर सवार कर लिया था। अम्मा हर वक्त भाई को याद कर करके रोती रहती थी। पूरा दर्दम के माहौल से भरा हुआ था। मेरा दिल भी करता था कि मैं किसी से भी बात करूं। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि खामोश रहना ही बेहतर समझा जाता था। मेरी इस परेशानी को मेरी बकरी भी समझती थी। मैंने अब इस बकरी के पास बैठना बहुत कम कर दिया था। एक रात मैं बहुत ही परेशान हाल बकरी के पास बैठी हुई थी कि जब बकरी ने मुझसे कहा कि तुम परेशान क्यों हो। मैंने इसे बताया कि घर में एक दाना भी अनाज का नहीं है। आज भी सारे दिन फाका ही काटा है। कल का भी पता नहीं कि कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। बकरी मेरा मुंह देखकर मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी, जाओ अपना तकिया उठा कर देखो, इसके नीचे तो ढेर पैसे पड़े हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई और मैंने बकरी से कहा कि मुझसे इस वक्त मजाक मत करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। बकरी ने मुझसे कहा कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि जाओ अभी जाकर अपना तकिया उठाओ, इसके नीचे पैसे हैं और इन पैसों से कुछ खाने के लिए मंगवा लेना। जब मैंने जाकर अपना तकिया उठाकर देखा तो तकिया के नीचे से वाकई ढेर सारे नोट मिले। मैं देखकर बहुत खुश हो गई। मैंने आकर बकरी से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम था कि मेरे तकिए के नीचे इतने ज़्यादा पैसे पड़े हैं और ये पैसे आए कहाँ से। बकरी ने मेरे साथ बातें करते हुए मुझे ये बताया कि ये पैसे तुम्हारे लिए एक शहजादा रख कर गया है और ये पैसे तुम्हारे हैं। तुम जब भी परेशान हुआ करो अपने इस जादुई तकिए को हिला कर दिखा करना, तुम्हें हमेशा वहाँ से पैसे निकलते नजर आएंगे। मैं बकरी की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। मेरे साथ बकरी जितनी भी बातें किया करती थी वो मेरे और बकरी के दरमियान ही रहा करती थी। आहिस्ता घर में से किसी को भी नहीं मालूम था कि मेरी बकरी बातें भी करती है। एक दिन मुझे बकरी के पास बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी। बातें करते करते वक्त का अंदाजा ही ना हुआ था कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता चला जा रहा था। बकरी ने मुझसे कहा कि जाओ
जा कर सो जाओ। आज रात एक शहजादा आएगा जो तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा। मैं मुस्कुराने लगी और अपनी बकरी से कहने लगी कि मेरी इतने नसीब कहाँ कि मेरे नसीबों में कोई शहजादा आए। हम गरीबों के घर कोई आम सा रिश्ता ही आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। वो मुस्कुराने लगी, मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे नसीबों में ही तो शहजादे का प्यार लिखा है। मैं हैरान होकर इसका मुंह देखने लगी थी। अम्मा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी जो कि मुझे कह रही थी कि आकर अब अपने बिस्तर पर लेट जाओ, सुबह मुझे काम पर जल्दी जाना है और घर का काम तुम्हें संभालना है। तुम्हारे अब्बा की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इनका भी ख्याल रखना है। जल्दी सोगी तो सुबह जल्दी उठोगी ना। मैंने अम्मा की बात सुनते हुए हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि मैं आ रही हूँ, आप चले। मैंने बकरी को अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए कहा कि अब मुझे इजाज़त दो, मैं जाकर सोने लगी। बकरी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ जाकर सो जाओ, शहजादा आएगा जो तुम्हें अपने साथ नहीं जाएगा। मैं समझी कि वो मजाक कर रही है और यही समझते हुए मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सोचते सोचते ना जाने मेरी कब आंख लग गई। अभी मेरी आंख लगी थी, कुछ ही वक्त गुजरा था कि मेरे ख्वाब में एक शहजादा आया और शहजादा जिन्नात मुझे अपने साथ बड़ी दुनिया में ले गया। मैं ख्वाब में जिन को देख कर डर गई थी और जो खौफ के मारे मेरी आंख खुल गई। मैं जैसे ही उठी तो मेरे दिल में ख्याल आया मैं जाकर ये ख्वाब अपनी बकरी को सुनाती हूँ। जैसे ही मैं बकरी सेन में बकरी को ख्वाब सुनाने के लिए गई तो मेरी बकरी वहाँ से गायब थी। मैं पूरे घर में इसे ढूंढने लगी लेकिन बकरी मुझे कहीं नजर ना आई कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही ख्वाब वाला शहजादा था। मैं इसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। शहजादे ने मुझे बताया कि मैं जिनज़ादा हूँ और मैं इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने मेरा हाथ थामा और मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम पर आशिक हो चुका हूँ और ये बात अब की नहीं है, ये तब किया जब तुम छोटी सी खंडर पर आया करती थी। मैं तब से तुम्हारा आशिक हूँ और तब से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे हलक से डर की वजह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, मैं थर थर काँप रही थी। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी दुनिया में रहकर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे घर के हालात सब बदल जाएंगे, लेकिन एक वादा करो कि ये सारी बातें जितनी भी अभी तक मैंने तुम्हें बताई हैं ये सब हमारे बीच ही रहेंगे। तुम किसी पर भी इन बातों को जाहिर नहीं करोगी। जिस दिन तुमने इन बातों को किसी पर जाहिर कर दिया उस दिन मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत कुर्बानियाँ देकर तुम्हें पाया है, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं इसकी बातें सुनकर दिन में सोचने लगी कि अगर ये वाकई मुझसे प्यार करता है तो फिर मेरे माँ बाप का और मेरा सहारा बन जाएगा, इसलिए मुझे इसे अपना लेना चाहिए। तभी मेरे ज़हन में मेरी बकरी आ गई। मैंने इससे पूछा कि मेरी बकरी कहाँ पर है, तो इसने बताया कि मैं बकरी के भेस में ही तुम तक पहुँचा था। आज तक जब बकरी बन के तुमसे बातें करता रहा और रात भर तुम्हारे नरम हाथों से खुद को सहलाता रहा वो मैं ही हूँ। मैं मुर्तज़ा की बातें सुनकर बहुत हैरान थी। मैंने मुर्तज़ा से पूछा कि सुबह अम्मा को मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरी बकरी कहाँ है। उसने अपने हाथ के इशारे से कुछ ऐसा किया कि इसी जगह पर एक इसी तरह की बकरी खड़ी होगी। तो मुर्तज़ा मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, बाकायदा तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपना नाम देना चाहता हूँ। मैंने मुर्तज़ा से पक्का वादा किया और मैं अपने और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं इसकी असलियत किसी के ऊपर जाहिर नहीं करूँगी। हम ऐसे ही अक्सर रात में मिलने लगे। मुर्तज़ा के साथ वक्त गुजारते हुए मुझे जो थोड़ा बहुत खौफ था वो भी ख़त्म हो गया। फिर एक दिन मुर्तज़ा मेरा रिश्ता लेकर मेरे माँ बाप के पास आया और मेरे माँ बाप से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और इसे शादी करना चाहता हूँ। मुर्तज़ा इस कदर अमीर आदमी बनकर आया था कि मेरे माँ बाप से इसे इनकार नहीं कर पाए। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मुर्तज़ा से कर दी। मुर्तज़ा ने एक बहुत बड़ी कोठी में मुझे रखा और मेरे माँ बाप को मेरे साथ रहने की इजाज़त दी। अब मैं मुर्तज़ा के साथ रहती हूँ और लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे मुर्तज़ा जैसा शोर अता किया। मुर्तज़ा ने ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे माँ बाप की भी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अल्लाह ताला ने मुर्तज़ा से खुश होकर मुझे 2 जुवान बेटियों से नवाजा। आज मैं अपने शोर मुर्तज़ा के साथ और अपनी बच्चियों के साथ बेहद खुश हूँ। इसी खुशी की वजह से मैंने आज तक अपने माजी के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरा और मुर्तज़ा का साथ मरते दम तक रहे। हाँ तो व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी है? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। इसी वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को जाने से पहले आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।